नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में जो हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं उन्हें जो सिद्धांत दिए हैं उनके सिद्धांतों से किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो या स्टेटेट है, D++ भी हो, उसमें जो किस तरह से आपके पेडागोजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। इसके बारे में पढ़े। देखिए पहला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया है, तो प्रोफेसर जीन पियाजे। देखिए जीन पियाजे काफ़ी इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है हमारे। ठीक है, इनके सिद्धांत के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा चैनल के ऊपर जाकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए आपका सीटेट यूपीटेट में पूछा जा चुका है, और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है ना, शिक्षा का अधिनियम ने कब लागू किया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को, आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु यथार्थक को प्रदर्शित करता है, तो कौन सी वो अवस्था है, तो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था है वो आपकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कोहलबर्ग से रिलेटेड है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, तो कैसे कर सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सीटेट में इस तरह के जो थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कैसे कर सकता है ये हमें बताना है। देखिए नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर यानी कि नैतिक मुद्दाओं से एक परिचर्चा की जाए, क्लासरूम में एक चर्चा की जाए और उनमें विद्यार्थियों से भी उनके बारे में पूछा जाए कि आपको क्या जानते हैं। ठीक है, इस बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है, तो समावेशन कहलाती है। किसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। देखिए कौन सी अवस्था से शुरू होता है, विकास जो है कौन सी अवस्था से शुरू होता है, तो प्रसवावस्था यानी कि माता के गर्भ से जो है विकास की अवस्था जो है स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है, तो सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोर अवस्था के दौरान जो होता है। ठीक है, 18+ के जो बच्चे होते हैं उनमें गहन विकास होता है, समाजीकरण हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इंपोर्टेंट। देखिए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा। देखिए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है आपका। तो किसने कहा है, तो अरस्तु ने कहा है। ठीक है, अरस्तु ने, व्यवहार व्याकरण के जनक ने कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है ये वाला, लेकिन हमारा आंसर अरस्तु ठीक है अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 17वीं शताब्दी से रिलेटेड है। ठीक है, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था। देखिए 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो क्या कहा जाता था, यह किसने, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, यह किसने कहा था। देखिए यह किसने कहा था, ये मनोविज्ञान जो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, किसने कहा था, पोम्पनोजी ने कहा था। ठीक है, पोम्पनोजी ने कहा था मनोविज्ञान का विज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा। देखिए 17वीं शताब्दी में तो मस्तिष्क और मन का विज्ञान कहा जाता है, लेकिन 18वीं शताब्दी में क्या कहा जाता था। देखिए पूछे जाते हैं 17वीं 18वीं, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। चेतना का विज्ञान यह विलियम जेम्स या बुंद ने कहा था, विलियम जेम्स ने कहा था चेतना का विज्ञान 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को। ठीक है, चेतना का विज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 20वीं शताब्दी से। देखिए 17वीं पढ़ लिया, 18वीं पढ़ लिया, अब हम 20वीं शताब्दी में पढ़े थे, नहीं 20वीं नहीं, ओ ठीक है ये मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, 20वीं नहीं, हम सीधा इस अगले क्वेश्चन पे आएंगे अपने। देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी थी। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक है वो किसने लिखी थी, थॉर्नडाइक ने लिखी थी। तो प्रसिद्ध मनोविज्ञान थॉर्नडाइक ने लिखी थी, और कब लिखी थी, तो 1903 में लिखी थी। ठीक है, 1903 में लिखी थी अपनी ये पुस्तक शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए इंपोर्टेंट है। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो 2009 में। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए
डिसयाफिया से रिलेटेड है। डिसयाफिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जो हमने डिसऑर्डर होते हैं ना बच्चों में, पढ़ने लिखने या बोलने खाने पीने से संबंधित डिसऑर्डर होता है, उसे उनके बारे में क्वेश्चन, ठीक है। डिसयाफिया किससे संबंधित है? तो लिखने से संबंधित। जब बच्चों को लिखने से संबंधित समस्याएं आती है ना, अक्षरों को पहचानता नहीं है या फिर उंगली इधर उधर रहती है, बच्चों की फिजिकली प्रॉब्लम होती है, फिजिकली या मानसिक लिखने में संबंधित, तो वो लिखने से संबंधित होता है, उसे कहा था डिसयाफिया, ठीक है। तो लिखने से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, इससे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिसलैक्सिया। देखिए डिसलैक्सिया किससे संबंधित है? डिसलैक्सिया जो हमारी जो पढ़ने से संबंधित है, पठन विकार से संबंधित है डिसलैक्सिया। देखो पढ़ने में जो बच्चे को गले में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, बच्चे सही से पढ़ नहीं पाते हैं, जब पढ़ते भी है तो उनकी ध्वनि आसानी से निकल नहीं पाती है, तो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है, पठन विकार से संबंधित, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखनी अशक्ता कौन सी है? देखिए मौखिक रूप से, ठीक है, तो जो अफेजिया कहा जाता है, ठीक है। जो मौखिक रूप से सीखने में अशक्ति होती है ना, जो सीखने में सक्षम नहीं होते मौखिक रूप से, उन्हें अफेजिया कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अगला वाला क्वेश्चन, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान शब्द जो सबसे पहला प्रयोग किया गया था वो किसने किया था? तो वो किया गया था हमारे जो मनोवैज्ञानिक ही थे भाई, वो भी रुडोल्फ गायकवाड को कब कहा था? तो 1590 में कहा था, ठीक है, जो सबसे पहले यूज किया था। अगला क्वेश्चन देखिए सामाजिक अंत्यक्रिया किसे क्या सामाजिक अंत्यक्रिया समझ लीजिए किसे कहा जाता है, ठीक है। सामाजिक अंतर, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंधों क्रिया सामाजिक अंत्यक्रिया कहते हैं। जो हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है ना, प्रोफेसर एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि बच्चे का मानसिक विकास होता है वो सामाजिक अंत्यक्रिया से होता है, ठीक है, उनका ये मानना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहलाते हैं जिसे देखिए सहयोग, सहानुभूति, त्याग और बलिदान आदि कहते हैं, ठीक है, सामाजिक उसमें ये भी उसी से रिलेटेड था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए प्राचीन काल में मनोविज्ञान को का अर्थ था? देखिए प्राचीन काल में मनोविज्ञान का क्या अर्थ था? तो आत्मा का विज्ञान कहा जाता था मनोविज्ञान को प्राचीन काल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये भी अपने डिसऑर्डर से रिलेटेड है, लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो लिखने में जो कमी आती है ना बच्चे को, जो लिखने संबंधित तो डिसग्राफिया का था, डिसग्राफिया, जो लिखावट से संबंधित कमी होती है बच्चों के अंदर, जो डिसऑर्डर वगैरह होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ये हमारा फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है, शब्दों में अक्षर के क्रम को पढ़ने कठिनाई का अनुभव करने एवं अक्षर छक्तुसा समृद्धि का हास करना डिसलेक्सिया से संबंधित है। डिसलेक्सिया, ठीक है, अक्षरों का देखिए अक्षरों से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, भाषा अवबोध से संबंध विकार है। तो भाषा जो अवबोध से संबंध होता है भाषा घात कहलाता है, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो आपका यूपी टेट में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यूपी टेट में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है, तो शारीरिक रूप से अक्षम होता है उन्हें डिसग्राफिया होता है, शारीरिक में लिखने संबंधी, ये लिखने से संबंधित होता है, ठीक है। लिखने से संबंधित अगर कोई बच्चे को कोई समस्या आती है तो डिसग्राफिया के अंतर्गत होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया। देखिए डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश समस्या से संबंधित है, तो डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया कंफ्यूज मत होना, डिसग्राफिया जो है आपका लिखने से संबंधित है और डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से संबंधित है। डिसलेक्सिया पढ़ने से, डिसग्राफिया लिखने से। एग्जाम में देखिए 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो सीटेट, यूपटेट या फिर स्टेट टैट हो कोई अदर स्टेट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए डिसमीथिया। देखिए डिसमीथिया से क्या संबंधित है? उत्तर हो जाए गंभीर तनाव की अवस्था जो है डिसमीथिया कहलाती है। जैसे मेंटली जो डिस्टर्ब होते हैं ना बच्चे, मेंटली डिस्टर्ब तनाव में जो काफ़ी सोचते हैं दिमाग से, तो डिसमीथिया से संबंधित होते हैं, ठीक है, उन्हें डिसमीथिया संबंधी विकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन, धनात्मक अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए धनात्मक अंतरण कितने 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? क्षैतिज समांतर, ऊर्ध्वाधर या फिर लंबन समांतर या द्विपार्श्विक समांतर, ठीक है, द्विपार्श्विक अंतरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए इंपोर्टेंट है, गणित से संबंधित, ठीक है। गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? यदि किसी बच्चे को गणित आसानी से समझ में नहीं आता ना, बिल्कुल बहुत ही कम समझ में आता है, कहने का मतलब, तो वो डिसलोक्सिया से संबंधित होता है, ठीक है। उसे जो समस्या होती है वो गणित से संबंधित विकास जो समस्या होती है डिसकैलकुलिया कहा जाता है, ठीक है। कैलकुलिया मतलब कैलकुलस है कैलकुलेटर, ठीक है। तो कैलकुलेटर किससे संबंधित है? तो
आपके हिसाब किताब से संबंधित, हिसाब किताब आपका गणित से संबंधित है, ठीक है। तो डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित, ठीक है। इस तरह से आप जो ना थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो प्रश्नों को आसानी से याद कर पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से संबंधित विकार, जो डिसलेक्सिया, जो पढ़ने में बच्चों को कठिनाई होती है ना, बच्चे समझ से देख कर पढ़ नहीं पाते हैं, तो डिसलेक्सिया से संबंधित होते हैं वो। अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला देखिए, लिखने से संबंधित डिसग्राफिया, ठीक है, लिखने से संबंधित डिसग्राफिया, पढ़ने से संबंधित डिसलेक्सिया। देखिए इस बारे में मैंने रिपीट इसलिए किए हैं ताकि वो आसानी से आपको याद हो जाए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लिखना, पढ़ना और बोलना, देखिए लिखना, देखिए किसी बच्चे में ना लिखने से संबंधित होती है समस्या, पढ़ने से और बोलने से भी संबंधित होती है, तो उन्हें क्या है, डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। ताकि तीनों समस्या जिस बच्चे के अंतर्गत होती है ना, तीनों समस्या से पीड़ित होता है कोई बच्चा तो डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है उसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं, तो अवधान संबंधी विकार को कहते हैं आपका अधाई, ठीक है, अधि, ADHDI, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका CTET में। अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट बालक कौन होते हैं। विशिष्ट बालक कौन होते हैं, वे बालक जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं। इन्हें एक नया शब्द दिया जाता है, विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक। देखिए जो सामान्य बालक से कुछ हटकर होते हैं, कुछ जिनका IQ लेवल 120 या 160 50 होता है, काफ़ी समझदार, कैचिंग पावर काफ़ी अच्छी होती है, तो वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, तो नैतिक तर्कण कहा जाता है, नैतिक तर्कण, ठीक है। सही गलत जैसे पक्ष लेते हैं तो कोहलबर्ग लेते हैं, ठीक है, उनके अनुसार कोहलबर्ग ने कहा था, ये जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है हमारे। अगले देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्तित्व की प्रदर्शित करता है, ठीक है, तो कौन सी है वो अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको अंदाजा लग गया होगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न देखते हैं, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, तो वह कौन सी अवस्था है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जिसमें बच्चा जो है तार्किक रूप से सोचना स्टार्ट कर देता है, तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, इन्हें आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। संवेदी ज्ञात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है, तो कौन सी वो अवस्था है, ठीक है, वो हमें बताना है, इंद्रिय जन ज्ञान की अवस्था, जिसे हम अन्य नाम जो है उसका संवेदी ज्ञात्मक अवस्था है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला, पिंड अवस्था का समय कितना होता है, कि ये वाला क्वेश्चन जो है अपना यूपी टेट, मैं बताना यूपी टेट में देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी ध्यान दीजिएगा इस वाले क्वेश्चन। तो कौन सी अवस्था है, 14 दिन की अवस्था, 14 दिन या फिर 2 माह की अवस्था, ठीक है। ठीक नहीं, ये थोड़ा उल्टा हो गया, 14 वो 2 माह और 14 दिन, यानी कि 2 माह और 14 दिन की पिंड अवस्था का समय होता है, ठीक है, 2 माह 14 दिन, ये वाला देखिए यहाँ पर आना था, ये वाला इसके आगे जाना था, तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला, गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी देखिए पूछा जा चुका है, ठीक है। जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके वजन में कितना वजन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 10 से लेकर 12 किलो तक का वजन उसके महिला में बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य की किस प्रजाति में आते हैं, मनुष्य जो है ना, हम और आप जो मनुष्य हैं वो किस प्रजाति में आते हैं, तो होमो सैपियंस, देखिए मनुष्य का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है ये आपका होमो सैपियंस, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा होमो सैपियंस। देखिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी थोड़ी भी हेल्प हो सकती है आपकी परीक्षा में, तो हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और अपने सहपाठियों के साथ इसे आप शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है, देखिए जन्म के समय बालक का जो वजन है वो कितना होता है, 2 किलो 700 ग्राम, यानी कि आप लगभग 3 किलो के आसपास मान के चलिए, या फिर 7 से लेकर जो पाउंड में भी पूछे थे, किलोग्राम में भी दे सकते हैं और वो पाउंड में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो पाउंड में होता है 7 से लेकर 7.5 यानी 7 से लेकर 7 पॉइंट हो सकता है बच्चे का वजन। पॉइंट अगर पॉइंट में आपका ऑप्शन है तो आपका आंसर ये हो जाएगा, किलोग्राम में है तो किलोग्राम में ये हो जाता है, ठीक है। ये लगभग है, देखिए हर किसी बच्चे का वजन एक जैसा नहीं होता, ये एवरेज है, एवरेज। अगला देखिए इसी में हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी, तो
1900 ईस्वी में होती है, ठीक है, 1900 में, सन 1900 ईस्वी में होती है आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, ठीक है, जो जन्म हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? एक निश्चित एक सेपरेट विषय कब बनाया था? तो विलियम जेम्स को जाता है। विलियम जेम्स कहाँ के थे? अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है, विलियम जेम्स। इसे एक सेपरेट विषय दिया गया था कि मनोविज्ञान जो है अब एक सेपरेट विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? अमेरिका के मनोविज्ञान विलियम जेम्स। देखिए, सबसे पहले जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे विलियम जेम्स थे, उसके बाद ही अन्य मनोवैज्ञानिक बने हैं, ठीक है, सबसे पहले मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति केसरमर्क्स द्वारा किए गए व्यक्ति वर्गीकरण के किस श्रेणी में आते हैं? छोटे मोटे गोलू और जिनकी हाइट कम होती है वो किस श्रेणी में आते हैं? तो पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं, पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं। वो छोटे मोटे जो गोल बच्चे होते हैं ना, गोले गोल छोटे छोटू से, बिल्कुल इनकी हाइट कम बढ़ पाती है तो पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य? जो अधिगम अंतरण होता है ना, उससे क्या तात्पर्य, उससे क्या समझते हैं हमें बताना। ठीक है, किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। अधिगम, उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण लिया हुआ है छोटा सा, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर जल्दी चलाना सीख जाता है। बिल्कुल, देखिए अगर कोई व्यक्ति साइकिल चलाता है तो स्कूटर आसानी से चलाना सीख जाएगा, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति को डायरेक्ट आप स्कूटर चलाना सिखाओगे ना तो वो नहीं सीख पाएगा इतनी आसानी से, तो नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो उसे बैलेंस ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपका सीटेट में आया था, सीटेट में आया था। यदि आपको विश्वास ना हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है तो हमारे वीडियो, हमारे जो यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2 पर जाएं, और हमने देखे सीटेट के एक एक पेपर को काफ़ी डीपली एनालिसिस करके आपको पढ़ाया, उनमें आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये देखिए इस वीडियो में देखिए हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 2+ को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपकी एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो चलिए चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।